Hello students, class 8, it's our chapter 11, the making of the nation movements 1870 से 1947 के बीच में किस तरीके से मूवमेंट चला, भारत को आज़ाद करने में किन किन नेताओं ने कंट्रीब्यूशन किया। इस चैप्टर में प्रीवियस चैप्टर में वी लुक एट ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। हमने जो देखा प्रीवियस चैप्टर्स में जो हमने पढ़े हैं आज तक, ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से हमारी टेरिटरीज पर जीत हासिल की एंड टेक ओवर ऑफ किंगडम, और हमारे सभी साम्राज्य ले लिए। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉज, और किस तरह से नए नए कानून बने और प्रशासन बने। चेंजेस इन द लाइफ ऑफ पीजेंट्स, और किस तरह से जो पीजेंट्स की लाइफ थी उसमें बदलाव आया, और ट्राइबल्स लोगों की एजुकेशनल चेंजेस आए। इन द 19th सेंचुरी में डिबेट्स रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ वुमेन, और किस तरीके से वुमेन की कंडीशन पे डिबेट हुआ। कास्ट सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा, चैलेंजेस क्या थे कास्ट सिस्टम में। सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स जो हमने पढ़े, सामाजिक और धार्मिक सुधार। और द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एट इज आफ्टरमैन, द डिक्लाइन ऑफ क्राफ्ट का किस तरह से डिक्लाइन होने लगा, और इंडस्ट्री ग्रोथ जो हुई। इनके बेसिस पर वी हैव रीड अबाउट दीज इश्यूज। डू यू थिंक इंडियंस वर डिकंसंटेड विद ब्रिटिश रूल, क्या ब्रिटिश रूल से असंतुष्ट थे भारतीय? इफ सो, यदि थे तो किस तरह से इन अलग अलग ग्रुपों ने, क्लासेस ने अपनी जो डिससेटिस्फेक्शन शो किया था। इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म की अगर हम बात करें, द अबव मेंशन डेवलपमेंट लेड टू द पीपल एज ए क्रूशियल डेवलपमेंट, एक जो क्रूशियल डेवलपमेंट हुआ, क्रूशियल जो क्वेश्चन था, व्हाट इज द कंट्री ऑफ इंडिया, जो कंट्री है इंडिया का, व्हाट इज दिस एंड फॉर होम, और किसके लिए है और इसके मायने क्या है। द आंसर इज दैट ग्रेजुअली इमर्ज्ड वाज इंडिया वाज द पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया है, भारत के लोगों का इंडिया है ये। ऑल द पीपल, हम सभी लोग जो है, इरिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, बिना वर्ग के, बिना रंग के, बिना जाति के, बिना क्रीड लैंग्वेज के, और बिना जेंडर का, यानी कि कास्ट, कलर, जेंडर, रिलीजन, लैंग्वेज को इग्नोर करते हुए हम सभी लोग क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंडियंस हैं, वी ऑल आर इंडियंस। एंड द कंट्री, अगर हम कंट्री की बात करें, इट रिसोर्सेस एंड सिस्टम वेर मेन फॉर ऑल ऑफ देम, और जो कंट्री है, इट रिसोर्सेज जो है एंड सिस्टम जो है, वेर मेन फॉर ऑल ऑफ देम। विद द आंसर केम द अवेयरनेस, और इस तरह से जो अवेयरनेस आई लोगों में, इसका जो आंसर हमें मिला, ब्रिटिश वाज एक्सरसाइजिंग कंट्रोल, जो ब्रिटिश थे वो क्या कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे ओवर द रिसोर्सेज। हमारे भारत में जितने रिसोर्सेज थे उसको कंट्रोल कर रहे थे, उस पर उसका यूटिलाइज किया जा रहा था। एंड लिव्स ऑफ इट पीपल, और यहाँ जो रहने वाले जो लोग थे उन पर कंट्रोल कर रहे थे, संसाधनों पर नियंत्रण कर रहे थे। अंटिल दिस कंट्रोल वाज एंडेड इन इंडिया कुड नॉट बी फॉर इंडियंस, जब तक कि जो कंट्रोल व्यवस्था खत्म नहीं हो गया, इंडिया कुड नॉट बी फॉर इंडियंस। उनको ये लगने लगा कि इंडिया जो है वो शायद इंडियंस के लिए नहीं है। कॉन्शियसनेस जो थी बिगेन टू बी क्लियरली स्टार्टेड बाय द पॉलिटिकल एसोसिएशन फ्रॉम आफ्टर 1850, especially those that came into being in the 1870 and 1880। अगर हम बात करें पॉलिटिकल एसोसिएशन की जो 1850 में बने, स्पेशली दोज दैट कम इनटू बीइंग इन 1870 और 1880 में, मोस्ट ऑफ दीज वेर लेड बाय इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल, और इनमें से बहुत ज़्यादा जो एसोसिएशन थे वो अंग्रेज एजुकेटेड प्रोफेशनल लोगों के द्वारा बनाए गए, जैसे कि वकील थे। मोर इम्पॉर्टेंट जो था वन वेर द पूना सार्वजनिक सभा, एक जो एसोसिएशन बनाया गया, दैट वाज ए पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, एंड ऑफ कोर्स द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो इंडिया की एक सबसे पुरानी पार्टियों में से एक मानी जाती है। नोट दैट द नेम पूर्णा सार्वजनिक सभा की अगर हम बात करें, लिटरल मीनिंग सार्वजनिक,
सार्वजनिक का अर्थ होता है जो सभी लोगों के लिए है, सार्व ऑल प्लस जनिक यानी ऑफ द पीपल, सभी लोगों के द्वारा बनाई गई है, सभी लोग इसमें शामिल है। दो मैनी ऑफ दीज एसोसिएशन जो थे फंक्शंस इन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ कंट्री, जो देश के किसी हिस्से में काम करते थे। देयर गोल्स वेर स्टार्टेड, उनके जो गोल थे वो स्टार्टेड किए गए एज द गोल ऑफ ऑल पीपल, जैसा कि जो सभी लोगों का जो गोल था, भारत के सभी लोगों का जो गोल था वेर स्टार्ट कैसा था वो गोल वेर स्टार्टेड गोल ऑफ ऑल पीपल ऑफ इंडिया, नॉट दोज ऑफ एनी वन रीजन कम्युनिटी और बी सोवरिजन। मॉडर्न कॉन्शियसनेस की बात करें, जो की फीचर था नेशनलिज्म का, देश प्रेम का, इन अदर वर्ड दे बिलीव्ड दैट, उन्होंने ये यकीन किया कि इंडियन पीपल जो है शुड बी एम्पावर्ड, उनको एम्पावर्ड किया जाना चाहिए टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग देयर अफेयर्स। देयर डिससेटिस्फैक्शन विद ब्रिटिश रूल, जो उनका डिससेटिस्फैक्शन था ब्रिटिश रूल का, इंटेंसिफाइड इन 1870 और 1880 में उसको जो असंतुष्टि दिखती थी ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट इस टाइम पर 1870 में एक आर्म्स एक्ट पारित किया गया, यानी कि एक शस्त्र अधिनियम जिसे कहते हैं, डिसअलाउइंग, जिसमें कोई भी इंडियन हथियार नहीं रख सकता था। इन द सेम ईयर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी लागू किया गया। सोवरिजन की अगर हम बात करते हैं, मॉडर्न कॉन्शियसनेस जो थी एक की फीचर जो था राष्ट्रवाद का, दूसरे शब्दों में वो ये यकीन करते थे कि इंडियन जो पीपल है, भारतीय लोग, शुड बी एम्पावर्ड टू टेक डिसीजन, जो मामले हैं, जो देश में मामले हैं, उन पर शायद वो डिसीजन लेने का उनके अधिकार मिले, एम्पावर मिले। डिससेटिस्फैक्शन, वैसे भी मैंने आपको बताया असंतुष्ट तो थे ही वो ब्रिटिश रूल से भारतीय लोग, क्योंकि 1878 में जहां पर इंडियंस लोगों को हथियार रखने की मनाही कर दी, सेम ईयर में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया, जिसके तहत ऑल्सो इनेक्टेड इन एन एफर्ट्स टू साइलेंस। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा एक ऐसा प्रयास था जिसमें उन लोगों को साइलेंस किया गया वो क्रिटिकल ऑफ गवर्नमेंट, जो सरकार के आलोचक थे, यानी कि कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी बातों को अखबार में पब्लिश नहीं कर सकता था। यदि कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता था तो उसका पूरा उस पर उसको सजा मिलती थी। एक्ट अलाउड द गवर्नमेंट, और इस एक्ट से द गवर्नमेंट टू कॉन्स्पिकेट द एसेट्स ऑफ द न्यूज़पेपर, जो अखबार की सभी संपत्ति थी इंक्लूडिंग दियर प्रिंटिंग प्रेस, उनका पूरा प्रिंटिंग प्रेस जब्त कर लिया जाता था। इफ द न्यूज़पेपर पब्लिश एनीथिंग दैट वाज वन ऑब्जेक्शनेबल, जो भी विरोध वाली चीज होती थी, यानी राजा किसी भी ब्रिटिशर्स अधिकारी के अगेंस्ट कोई भी ऑब्जेक्शन वाली बात न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं की जा सकती थी। इन 1883 में देयर वाज ए फ्यूरर ओवर द अटेम्प्ट बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी तो इंट्रोड्यूस द इल्बर्ट बिल, इल्बर्ट बिल पारित कर दिया। अब ये इल्बर्ट बिल क्या था? द बिल प्रोवाइड फॉर द ट्रायल ऑफ ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सन, इस बिल ने जो ट्रायल था ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सन्स का इंडियंस के द्वारा, शोड इक्वलिटी बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन जज इन द कंट्री। पहले के टाइम पे क्या होता था, जो कोई भी यहाँ केस होते थे क्रिमिनल केस, उसमें केवल जो केस होते थे इंडियन पर्सन के उसको ही इंडियन जज सुन सकता था, लेकिन अगर कोई ब्रिटिश पर्सन क्राइम करता था तो उस केस को सुनने का अधिकार इंडियन जज को नहीं था। तो एक इल्बर्ट बिल पास किया गया रिबन के द्वारा। रिबन ने यह कहा कि जज तो जज है, चाहे वो इंडियन जज हो या फॉरेन, उसको भी ब्रिटिश पर्सन के केस को सुनने का अधिकार मिलना चाहिए, यानी कि अगर वो जज है तो उसे अधिकार मिलता है। बिल प्रोवाइड फॉर द ट्रायल ऑफ ब्रिटिश और यूरोपियन, चाहे ब्रिटिश हो या यूरोपियन हो, पर्सन बाय इंडियंस, एंड शॉर्ट इक्वलिटी होनी चाहिए ब्रिटिश और इंडियन जज में देश में। बट व्हेन वाइट, लेकिन गोरे लोगों ने इसका अपोज किया है कि एक इंडियन जज ब्रिटिश लोगों के केस को नहीं सुनेगा। उस गवर्नमेंट टू इंस्टॉल द बिल, इंडियन वेर इन रेस्ड, और इससे भारतीय लोगों में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा गुस्सा आक्रोश फैल गया। द इवेंट हाईलाइट द रेशियल एटीट्यूड्स जो थे ब्रिटिश इन इंडिया, द नीड ऑफ ऑल इंडियंस, जो सभी भारतीय ऑर्गेनाइजेशन थे उनकी जो आवश्यकताएं थी एजुकेटेड इंडियंस जो थे हैड बीन फेल्ट इन 1880 से। और इस तरह के जो इल्बर्ट बिल था, एक कंट्रोवर्सी हुई
और डीपन डियर डिजायर, इससे उनकी जो डिजायर थी वो डीपन हो गई। और इंडियन नेशनल जो कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टैब्लिश किया गया 72 डेलीगेट्स के साथ फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री से, मेट एट बम्बई, जो बम्बई में मिले दिसंबर 1885 में। अर्ली जो लीडरशिप थी दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त and Subramanya Iyer among other, was largely from Bombay and Calcutta. Nauroji, a businessman and publicist, settled in London. तो इस तरीके से ये जो नेशनलिस्ट थे, जो इनके लीडरशिप में लार्जली क्या हुआ, एक मूवमेंट चला है। नारोजी जो थे, दादा भाई नारोजी, बिजनेसमैन जो थे एंड पब्लिसिस्ट, उन्होंने लंदन में भी कई जगहों पर अखबार छापे। एंड फॉर अ टाइम मेंबर्स ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर थे, गाइडेड द यंगेस्ट नेशनलिस्ट। रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल जो थे ए.ओ. ह्यूम, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। एंड पार्ट इन ब्रिंगिंग इंडियंस, इसमें वो हर क्षेत्र से जो भारतीय थे उनको एक करना चाहते थे। अ नेशन इन द मेकिंग की अगर हम बात करें, इट हैज ऑफन बीन सेड, ये अक्सर ऐसा कहा गया है कि कांग्रेस इन द फर्स्ट 20 ईयर्स वाज मॉडरेट, पहले के 20 सालों में वो मॉडरेट थी। इट ऑब्जेक्टिव जो थे एंड मेथड ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड्स में इट डिमांड अ ग्रेट वॉइस, जो उसकी डिमांड थी ग्रेट वॉइस, भारतीयों के लिए जो वॉइस था। इन द गवर्नमेंट एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, इट वांटेड द लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो एक लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहते थे जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधि जो थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति दी जाए। एंड इंट्रोड्यूस इन प्रोविनेंस वेयर नॉन एग्जिस्टेड, जो थे उनमें वो चुनाव लड़ सकें। इट डिमांड दैट इंडियन बी प्लेस्ड इन हायर पोजीशन, वो ये डिमांड करने लगे कि जो भारतीय लोग हैं उनको गवर्नमेंट में हाई पोजीशन नहीं दी जाती थी उस टाइम पर, मतलब बहुत ऊंचा रैंक नहीं मिलता था भारतीयों को, ऊंचे रैंक पाने से उन्हें रोका जाता था। इट डिमांडेड दैट इंडियन बी प्लेस इन हाई पोजीशन इन गवर्नमेंट। फॉर दिस पर्पज, इस उद्देश्य के लिए, इट कॉल फॉर सिविल सर्विस एग्जाम, इसके लिए वो चाहते थे कि एक सिविल सर्विस एग्ज़ाम कराया जाए, टू बी हेल्ड इन इंडिया एज वेल एज जस्ट इन लंदन, लंदन के साथ साथ इंडिया में भी एक सिविल सर्विस एग्ज़ाम कराया जाए जिसमें इंडियन लोग अगर पास करते हैं तो उन्हें हाई रैंक दी जाए, उनकी ये डिमांड थी। द डिमांड फॉर इंडियनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो थे वो जो पार्ट ऑफ मूवमेंट, ये भी एक मूवमेंट का हिस्सा था अगेन रेसिज्म। सिंस मोस्ट इम्पोर्टेंट जो जॉब थे एट द टाइम वेयर मोनोपोलाइज बाई वाइट ऑफिशियल, इसलिए वाइट कॉलर जॉब बोला जाता था इनको, यानी कि बहुत सारे जो हाई रैंक की पोस्टें थी उसमें ब्रिटिश लोग ही थे। जनरली एज्यूम दैट इंडियन कुड, वो ये मानते थे कि जो इंडियंस लोग हैं वो हाई पोजीशन यानी उतनी बड़ी जिम्मेदारी को नहीं संभाल सकते, इसलिए भारतीय लोगों को हाई रैंक नहीं दिया जाता था उस टाइम पर। अगर हम बात करें, सिंस ब्रिटिश ऑफिसर्स की वह सेंडिंग ए मेजर पार्ट ऑफ दियर लास्ट सैलरी, और ब्रिटिश लोग यहाँ पर ऑफिसर बन के आते थे, वो अपनी सैलरी का बहुत ज़्यादा हिस्सा अपने घर अपने देश भेज देते थे। इंडियन सेशन इट वाज होप्ड वुड आल्सो रिड्यूस टू ड्रेन ऑफ वेल्थ, और इसी के लिए एक ड्रेन जो था, एक धन की निकासी जो कहते थे, धन का ज़्यादा ही मात्रा में दूसरे इंग्लैंड में चले जाना, एक सबसे बड़ा एक हम कह सकते हैं बुराई थी। दादा भाई नारोजी ने किताब भी लिखी है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस तरीके से हम देखते हैं, इट वाज वो वुड आल्सो रिड्यूस द ड्रेन ऑफ वेल्थ टू इंग्लैंड। अदर डिमांड इंक्लूड सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, अदर लोग ये डिमांड रखते थे कि जो जुडिशरी है उसे अलग करी जाए, सेपरेशन किया जाए एग्जीक्यूटिव से। एंड रिपील ऑफ द आर्म्स एक्ट, आर्म्स एक्ट जो था जिसमें कि भारतीयों को हथियार रखना अलाउड नहीं था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जिसमें अखबार में कोई भी ऑब्जेक्शन वाली चीज़ हम नहीं छाप सकते थे, ये सारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन थे, वो इसकी मांग करने लगे भारतीय लोग। द अर्ली कांग्रेस की अगर हम बात करें, जो अर्ली कांग्रेस थी ऑल्सो रेज अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक इश्यू, इसने कई सारे आर्थिक मुद्दे भी उठाए। इट डिक्लेयर्ड, उसने ये डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश रूल हैज़ लेड टू पॉवर्टी, जो ब्रिटिश साम्राज्य है उससे यहाँ पर गरीबी ज़्यादा आई है और अकाल ज़्यादा बढ़ा है, फेमाइन।
इंक्रीज इन द लैंड रेवेन्यू, और यहाँ पर लैंड रेवेन्यू भी ज़्यादा बढ़ गया था। इम्पोर्बिस जो पीजेंट्स किसान थे और जो जमींदार थे, एक्सपोर्ट ऑफ ग्रेन टू यूरोप, इन्होंने क्या किया, यूरोप को क्या किया, एक्सपोर्ट किया अनाज। हैड क्रिएटेड फूड शॉर्टेज, और जब ज़्यादा मात्रा में यूरोपियन अधिकारियों ने अनाज ब्रिटेन को भेज दिया तो यहाँ पर भोजन की क्या हो गई, कमी हो गई। द कांग्रेस जो थी ये डिमांड करने लगी रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, वो चाहती थी कि रेवेन्यू कम देना पड़े उन्हें। कट इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर में कटौती हो, जो मिलिट्री खर्चे हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में अनाज भेजना पड़ता था मिलिट्री वालों के लिए। एंड मोर फंड, और जो इरिगेशन वगैरह थी उसमें उन्हें ज़्यादा फंड मिले, पैसा मिले। इट पासेस मैनी रिसोल्यूशंस ऑन द सॉल्ट, और इस तरीके से जब ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट पर भी टैक्स लगा दिया, जबकि सॉल्ट तो रिच और पुअर दोनों के द्वारा इक्वली कंज्यूम किया जाता था, लेकिन जब सॉल्ट पर टैक्स लगा दिया। ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबर्स के लिए भी उन्होंने एक लॉ पास किया। अब्रॉड एंड सफरिंग ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स, और इस तरह से हम देखते थे जो जंगल में रहने वाले ड्वेलर्स थे, किस तरीके से हम देखते हैं उनके पास जंगल में हंटिंग के अधिकार नहीं थे, वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं ले सकते थे, अपने जानवरों को नहीं चरा सकते थे, तो क्योंकि फॉरेस्ट लॉ लागू कर दिए थे उनके लिए लेबर्स। एंड कॉज बाय एन इंटरेस्टिंग जो इंटरफियरिंग, जो फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन था, जो जंगल का जो प्रशासन था, उस पर इंटरफियरिंग हो रहे थे। ऑल दिस शो, ये सभी चीज़ दिखाते हैं दैट डिस्पाइट बीइंग ए बॉडी ऑफ एजुकेटेड एलाइट्स, जो उच्च वर्ग थे, एलाइट्स कहते हैं जो उच्च वर्ग के धनी लोग थे, एजुकेटेड, द कांग्रेस डिड नॉट टॉक, कांग्रेस ने इस पर ज़्यादा बात नहीं की क्योंकि उनको एजुकेटेड एलाइट से पैसा मिलता था। एंड बिहार ऑफ प्रोफेशनल जो ग्रुप थे, जमींदार और इंडस्ट्रीज, द मॉडरेट लीडर थे। इसी में एक अगर मॉडरेट लीडर्स की बात करें, जो एक पब्लिक अवेयरनेस डेवलप करना चाहते थे, यानी लोगों में जागरूकता डेवलप करना चाहते थे अबाउट द अनजस्ट नेचर, जो एक अनैतिक प्रकृति थी, अनैतिक व्यवहार था ब्रिटिश शासन में। ब्रिटिश शासन का जनता के प्रति बहुत अनैतिक व्यवहार था, बहुत शोषण किया जाता था। दे पब्लिश्ड न्यूज़पेपर, उन्होंने अखबार छापे, आर्टिकल्स लिखे, शोड हाउ ब्रिटिश, और ये दिखाया कि किस तरह से जो ब्रिटिश रूल था वाज लैंडिंग टू द इकोनॉमिक रूइन, इस तरह से आर्थिक कितनी क्षति हो रही थी देश के लिए। द क्रिटिसाइज ब्रिटिश रूल, उन्होंने ब्रिटिश शासन की आलोचना की अपने भाषणों में, और अपने जो प्रतिनिधि थे वो देश के कई हिस्सों में भेजे, जिससे कि वो पब्लिक के ओपिनियन को क्या कर सकें, मोबिलाइज कर सकें। दे फेल्ट दैट, उन्होंने ये महसूस किया कि ब्रिटिश हैज रिस्पेक्ट फॉर द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस एंड सो दे वुड एक्सेप्ट द जस्ट डिमांड ऑफ इंडियन। उन्होंने ये महसूस किया जो ब्रिटिश थे हैड रिस्पेक्ट, उनको जो फ्रीडम है और जो जस्टिस है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड दे वुड एक्सपेक्ट द जस्ट डिमांड ऑफ इंडियंस। What was necessary, वो क्या necessary था, therefore was to express these demand and make the government aware of feelings of Indians। इस तरह से जो गवर्नमेंट थी कैसे वो अवेयर हो सकती थी और जो इंडियंस लोग हैं उनकी फीलिंग्स को वो समझ सकती थी। फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट की अगर हम बात करें, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा। बाल गंगाधर तिलक का ये फेमस स्लोगन है, बाई 1890 में मैनी इंडियंस जो थे बिगिन रेज क्वेश्चन, उन्होंने क्वेश्चन रेज किया पॉलिटिकल स्टाइल के बारे में कांग्रेस की। इन बंगाल, महाराष्ट्र एंड पंजाब में जो लीडर थे जैसे कि विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय वे बिगिनिंग टू एक्सप्लोर मोर रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स, और उनके जो उद्देश्य थे और उनके जो तरीका था वो काफ़ी रेडिकल था। दे क्रिटिसाइज, उन्होंने मॉडरेट लोगों की क्रिटिसाइज की, इन्हें पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर कहा जाता था इन्हें। एंड एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस जो थे एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क जो थे। दे आर्ग्यू दैट पीपल मस्ट रिले ऑन देयर ओन स्टैंड, उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट किया कि जो लोग हैं उन्हें क्या करना चाहिए, अपनी ओन शक्ति को रिले करना चाहिए, नॉट ऑन द गुड। इंटेंशन जो था गवर्नमेंट का, पीपल मस्ट फाइट फॉर द स्वराज तिलक, लोगों को क्या करना चाहिए, फाइट फॉर स्वराज, स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक रेज्ड द स्लोगन, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट आई शैल हैव इट, यानी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा। इस तरीके से 1905 में जो वाइसराय कर्जन थे उस समय,
पार्टीशन बंगाल, उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। एट दैट टाइम बंगाल वॉज द बिगेस्ट प्रोमिनेंस, बंगाल जो था ब्रिटिश भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। एंड ब्रिटिश ये आर्ग्यू करते रहे कि फॉर डिवाइडिंग बंगाल फॉर रीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, प्रशासनिक सुविधा के लिए वो बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा तर्क दिया। जबकि रियलिटी ये थी कि वो कहीं ना कहीं से भी भारतीय लोगों को या बंगाली लोगों को एक नहीं देखना चाहते थे, यूनाइटेड नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि सभी लोग में एक यूनिटी देखी जा रही थी। सभी जगह पे मूवमेंट चल रहे थे, डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे थे, धरना प्रदर्शन हो रहे थे, और लॉर्ड कर्जन को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और फाइनली उसने बंगाल का पार्टीशन कर दिया, 2 हिस्सों में बांट दिया बंगाल को। और ये तर्क दिया कि उन्हें प्रशासनिक असुविधा के चलते उन्होंने बंगाल का विभाजन किया है। बट इस तरीके से हम देखेंगे कन्वीनियंस और क्या हुआ इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।